आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग अध्याय 9 का यानी अध्याय 9 का अगला टॉपिक पे बात करते हैं, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए जानते हैं कि क्या है ना। इससे पहले हम लोग नाजीवाद से अभी हम लोग नाजीवाद पढ़ेंगे, और इससे पहले हम लोग फांसीवाद के बारे में पढ़े हैं, है ना। जो इसका हेड व्यक्ति था मुसोलिनी, मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ आपको, है ना। जो 7 पॉइंट था, इस 7 पॉइंट को आप ध्यान से याद रखिएगा। इसका हेड कौन था? मुसोलिनी था। इसका उद्देश्य क्या था? लोकतांत्रिक सरकार नहीं, बिल्कुल अति राष्ट्रवादी था ये। है, लोकतंत्र पर किसी भी प्रकार का कोई विश्वास नहीं करता था। तो अब आइए हम लोग आज का जो हम लोगों को जानना है वो है जर्मनी में नाजीवाद की व्यवस्था, है ना। हिटलर की व्यवस्था है नाजीवाद पार्टी। किसका पार्टी है? हिटलर की। कहाँ का पार्टी है? जर्मनी में। ठीक है, तो आइए जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए, जर्मनी में अडोल्फ हिटलर के नेतृत्व वाली नेशन, जर्मनी में अडोल्फ हिटलर के नेतृत्व वाली नेशनल, ध्यान रखना। अब ये मैं इसको थोड़ा अलग कलर में कर दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेतृत्व वाली ना, नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी पूछा जाता है ना। नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, जिसे संक्षेप में नाजी पार्टी कहते हैं। संक्षेप में क्या कहते हैं? नाजी पार्टी कहते हैं। इसी को वाद जोड़ दिया तो ये हो गया नाजी वाद। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। ये आपका जो है 1934 में सत्ता में आई। ये नाजी पार्टी कब सत्ता में आया? 1934 में। 1924 से 1934 के बीच जर्मन निम्न मध्यम वर्ग में, निम्न मध्यम वर्ग में कौन कौन आते हैं? यानी मजदूर, कृषक, ठीक है। मजदूर हो गया, किसान हो गए, उसके बाद जो मध्यम वर्ग में आएंगे वकील, बाबू, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? मध्यम वर्ग में। ठीक है, इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। इसके कई कारण थे, इसके कई रीजन थे, कई कारण थे। पहली जर्मनी के लोग, यानी पहला कारण था कि जर्मनी के लोग वर्साई संधि की जर्मन विरोधी शर्तों से नाराज और आहत थे। जब प्रथम विश्व युद्ध आपको पढ़ाया गया था तो उसमें आपने सुना होगा, वो टॉपिक को हम बताए थे कि वर्साई संधि हुआ है, और जिसमें वर्साई संधि जर्मनी के बीच हुआ, यानी आपका जो है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, वो 3 देश थे, और ये जर्मनी के बीच ये वर्साई संधि हुआ, वर्साई में हुआ। अब ये जो संधि हुआ इसको जर्मनी मान नहीं रहा था, लेकिन जबरदस्ती इसे मनवाया गया। बोला गया था कि अगर नहीं मानोगे तो आप पर वार कर देंगे, युद्ध कर देंगे। इस वजह से जबरदस्ती जर्मनी को मानना पड़ा, लेकिन कहीं न कहीं वो उसका विरोध, लोगों में वो नाराजगी जता रहा था, और वहीं पे जो है ये पहला कारण बन गया, है ना। देखिए अब इसमें आगे क्या है। यानी पहला, जर्मनी के लोग वर्साई संधि की जर्मन विरोधी शर्तों से नाराज और आहत थे, और जब उन्हें हर साल उसका हर्जाना, हर्जाना आप जान रहे थे ना, कितना पैसा चुकाना था उसे? 60,000 लाख पाउंड। अब देखिए, उसको घटा करके फिर 20,000 कर दिया गया। ठीक है, तो इसका हर्जाना चुकाना था किसको? विजयी देशों को, जो देश जीते थे उसको, है ना। विजयी देशों को देना पड़ा। तो उनके आत्मसम्मान, है ना, आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची। किसका? जर्मनी के लोगों का, है ना। स्वाभाविक सी बात है कि हार भी हुआ प्लस हर्जाना भी चुकाना पड़ा, तो ठेस तो पहुंचेगा ही। वे एक ऐसे नेता की तलाश करने लगे जो जर्मनी को इस
शर्मिंदगी से उबार सके, यानी ऐसे वहां के लोग एक नेता का जो है तलाश कर रहे थे, खोज कर रहे थे, जो कि ये जर्मनी की जो है शर्मिंदगी थी कि वो तीन देशों के बीच जबरदस्ती समझौता किया गया और उसे हारने के बाद भी पैसा चुकाना पड़ा। तो इस शर्मिंदगी से उबरना चाहता था और वैसा नेता चाहता था जो इसको ठुकरा दे। और वो ठुकराने वाला कौन? हिटलर, है ना। तो देखिए जर्मनी का माध्यम यानी जर्मनी का मध्यम वर्ग, जर्मनी के जितने लोग मध्यम वर्ग में थे 1929 और 1933 के बीच महामंदी से अत्यधिक प्रभावित हो गए थे। महामंदी चैप्टर भी हम लोग पढ़ लिए हैं। तो महामंदी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, बहुत ज़्यादा उन लोगों पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। ठीक है। जर्मनी में औद्योगिक उत्पादन आधे से भी कम रह गया था। ऐसे में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी, जिसके कारण मध्यम वर्ग में असंतुष्टि भी बढ़ी। उग्र राष्ट्रवादी देख लो। अब यहाँ उग्र मतलब अति राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी नाजी पार्टी का नेतृत्व करता कौन? हिटलर ने, यानी नाजी पार्टी ने इसके लिए यहूदियों व दूसरे देशों को जिम्मेदार ठहराया, है ना। किसको जिम्मेदार ठहराया? ये हिटलर है, हिटलर को देख रहे हो ना, ये हिटलर। अब इन्होंने जो है किसको जिम्मेदार ठहराया? इसको ये जिम्मेदार ठहराया यहूदियों को। देखना यहूदियों को इतना दौड़ा दौड़ा कर मारता है ना कि मत पूछो। ठीक है, ऐसा काम करता है। आइए आगे देखते हैं। 1929 के पश्चात, महामंदी के पश्चात, यानी ये तो 1929 के पश्चात, जो 1929 में महामंदी चालू हो जाता है, तो उसके पश्चात नाजी पार्टी की लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि हुई। 1929 के बाद इसकी इतनी ज़्यादा लोकप्रियता होने लगा, जनता के सामने ये इतना पॉपुलर हो गए कि 1932 के चुनाव में नाजी पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। यानी जब चुनाव हुआ तो संसद में सबसे बड़ा पार्टी के रूप में आया। यानी मान लो अगर वहाँ पे 100 सीट है तो 100 सीट में 90 सीट लेकर के पहुँच गए। कौन? हिटलर। देखो आजकल जैसे लोग क्या है ना, गांव में बोलते हैं ना कि ज़्यादा मत बोलो, हिटलर बनना चाहते हो, है ना। तो वही बात है, हिटलर को क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि हिटलर ने ऐसा काम किया था, है ना। दूसरी ओर दूसरी ओर कौन व्यवस्था था? समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था के बारे में आज मैं यानी इसका पिछले वाला चैप्टर में, यानी पिछले वाला टॉपिक में मैं बात किया था कि समाजवादी का मतलब होता है समाज के प्रति कल्याणकारी काम करना। जैसे समाजवादी का उद्देश्य होता है कि समाज के हित में काम करना। हमारा भारत में समाजवादी व्यवस्था है। भारत का जो व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है? समाजवादी व्यवस्था। देखिए विश्व में 3 ही व्यवस्था है, ध्यान रखना। कौन कौन? पहला है पूंजीवादी व्यवस्था। पहला पूंजीवादी व्यवस्था जो यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए अमेरिका में चल रहा है। उसके बाद साम्यवादी व्यवस्था जो रसिया और चाइना में चल रहा है। समाजवादी व्यवस्था जो भारत में चल रहा है। तो समाजवादी व्यवस्था किसको कहते हैं? साम्यवादी और पूंजीवादी के बीच का जो रास्ता है वही समाजवादी कहलाता है। न भारत का समाजवादी व्यवस्था न पूरी तरह से पूंजीवादी है और न पूरी तरह से साम्यवादी है। मतलब दोनों का गुण थोड़ा थोड़ा ले रखा है ना। इसे हम समाजवादी कहते हैं। साम्यवादी में तो साफ साफ कह दिया गया है कि इसमें किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का निजी कोई प्रॉपर्टी, कोई धन संपत्ति नहीं होगा। वो पूरा होगा देश का होगा, पूरा राज्य का होगा, है ना। ये ऐसा बात कह दिया गया, लेकिन समाजवादी में ऐसा नहीं है। ठीक है। और साम्यवादी पार्टियां भी लगातार लोकप्रिय हो रही थी। कहाँ? जर्मनी में। और
वे रूस की तर्ज, यानी किस तर्ज पर, रूस में साम्यवादी पार्टी था, है ना, तो रूस की तर्ज पर समाज में मूलभूत परिवर्तन की वकालत कर रही थी, है ना, कि रूस की तरह यहाँ भी समाजवादी कल्याणकारी व्यवस्था हो जाए। लेकिन उनके आपसी विरोध के कारण वे एक होकर हिटलर का, किसका, एक होकर हिटलर का विरोध नहीं कर पाए। जो साम्यवादी व्यवस्था था वो लोग हिटलर का विरोध नहीं कर पाए। अब देख सकते हो इसका, ऐसे ही देख रहे हो ना, कितना जज्बा टाइप का दिख रहा है हिटलर, हैं, ये देख लो, ऐसे ही आक्रोश में एकदम तगड़े में दिख रहा है कि बहुत जानदार और एकदम शान के साथ जीने वाला नेता लग रहा है कि नहीं। तो यही है। उसके बाद आइए आगे क्या ये करता है, बहुत अनोखा काम करता है, मजेदार टॉपिक है भाई। हिटलर ने उद्योगपतियों को, किसको, उद्योगपति यानी उद्योग के मालिकों को, उद्योगपतियों, भूस्वामियों आदि के साथ गठबंधन स्थापित कर लिया। भूस्वामी यानी भूमि के मालिक और उद्योगपति के साथ गठबंधन स्थापित किया। साम्यवादी क्रांति, ये साम्यवादी क्रांति के भय तथा वामपंथियों की बढ़ती ताकत से चिंतित होकर 1933 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर नियुक्त किया। साम्यवादी क्रांति, है ना, कि भय के बाद, यानी क्रांति के भय तथा वामपंथियों की बढ़ती ताकत से चिंतित होकर, वामपंथी मतलब आप समझ लीजिए कि बिल्कुल उदारवादी व्यवस्था वाले लोग ना, ठीक है, तो ऐसे व्यवस्था वाले थे। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर नियुक्त कर दिया। आप सोचो, वहां का चेयरमैन बना दिया। नाजी पार्टी की सत्ता प्राप्ति में प्रचार प्रसार, प्रोपोगेंडा, है ना, प्रचार प्रसार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोपोगेंडा ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। हिटलर ने, यानी हिटलर अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करने की बात कहा, कि एक शक्तिशाली राष्ट्र का स्थापना करूंगा इस जर्मनी को। वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिरोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता है। कौन, हिटलर देता था, ठीक है। उसने बेरोजगारी की समस्या का समाधान एवं जर्मनी को विदेशी प्रभाव से मुक्त करने का आश्वासन भी दिया। अपने भाषणों में हिटलर का जर्मन आर्य नस्ल को विश्व के सर्वश्रेष्ठ बताया था, है ना, कि ये जर्मन का जो आर्य नस्ल है ये विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है, नस्ल है, ठीक है, ऐसा नस्ल है जो कि सबसे अच्छा है बताया था। और उसकी वर्तमान समस्याओं के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराता था, कि ये जितने भी समस्या हुआ है ये यहूदियों के कारण हुआ है। उसका कहना था कि यहूदी लोग ही प्रमुख उद्योगों व बैंकों के मालिक थे। उस समय जो है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय यहूदी लोग ही जो है उद्योगों और बैंकों के मालिक थे, यानी मालिक हैं। वे ही साम्यवाद जैसे विचार फैला रहे हैं और वे ही जर्मन लोगों की बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हैं, है ना। इस बीच बड़ी संख्या में यहूदियों व विरोधी राजनैतिक कार्यकर्ताओं को मार डाला गया। किसके द्वारा मार डाला गया, हिटलर के द्वारा मार डाला गया कि नहीं, आपने जो यहाँ पे जर्मनी में व्यवस्था ऐसा अपनाया है ना, ये आपके द्वारा ऐसा हुआ। यहूदियों को दौड़ा दौड़ा कर मार डाला गया, है ना, या उन पर भीड़ द्वारा आक्रमण किया गया। किन पर, यहूदियों पर हिटलर द्वारा, ठीक है। सत्ता प्राप्ति के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक संरचना
और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। संस्थाओं को क्या करना, भंग कर दिया, यानी भंग करना, ऐसे तोड़ देना, स्थापित कर दिया। यानी सीधी सी बात है, लोकतंत्र की जितनी भी संरचना है उसे तोड़ने का काम किया, संस्थाओं को तोड़ने को, यानी भंग करने का काम कर दिया। फरवरी 1933 में संसद में लगी आग के लिए साम्यवादियों को दोषी ठहराया गया। और किसको दोषी ठहराया गया? साम्यवादियों को दोषी ठहराया गया। जो किसान और मजदूरों का पार्टी था उसको दोषी ठहराया गया, तथा सभी साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सोचो, अब ये भी आधार बनाया किसके? पहले किसान और मजदूरों का, लेकिन बाद में देखो अपना जब पार्टी बनाया तो ये इनके विरुद्ध हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे? ये नेताओं का और ये राजनीति का पहलू है, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन इन्होंने पूरे साम्यवादी के जितने भी नेता थे सबको क्या कर लिए? गिरफ्तार कर लिए। फरवरी 1933 को संसद में पारित अग्नि अध्यादेश, फायर डिक्री के जरिए सभी नागरिक अधिकारों को निलंबित, यानी क्या कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया, जो कि नाजी शासन के अंत तक बना रहा। और ये नाजी शासन के अंत तक, जब तक नाजी शासन हिटलर रहा, ये तब तक ऐसी व्यवस्था बना रहा कि वहां पे नागरिक अधिकारों को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है। नागरिक का यहाँ कोई अधिकार नहीं, जो नाजी सरकार कहेगा वही मानना है, वही अधिकार है। मार्च 1933 में इनेबलिंग एक्ट संसद में पारित किया गया। ठीक है, इनेबलिंग एक्ट संसद में पारित किया गया। इस कानून के द्वारा हिटलर ने, जो कानून पारित किया गया, इस कानून के द्वारा हिटलर ने संसदीय व्यवस्था को समाप्त कर केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्राप्त कर लिया। कि मेरे ऊपर निरंकुश मतलब क्या होता है? कि मतलब मेरे ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, है ना, ऐसा डिक्टेटर शासन। नाजी पार्टी एवं उससे संबंधित संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों एवं ट्रेड यूनियनों यानी व्यापारिक संघ, ट्रेड यूनियनों पर पाबंदियां लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना तथा न्यायपालिका पर नाजी पार्टी अथवा राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। जैसे हिटलर चाहेगा वैसे ही शासन व्यवस्था चलेगा। देख रहे हो ना, कितना अपने ऊपर पूरा का पूरा सत्ता जमा लिया। संपूर्ण जर्मनी को नाजी विचारधारा के अनुरूप व्यवस्थित एवं नियंत्रित करने हेतु विशेष निगरानी एवं सुरक्षा दस्तों का गठन किया गया। SS यानी अपराध नियंत्रण पुलिस, है ना, SS अपराध नियंत्रण पुलिस, गेस्तापो का मतलब क्या होता है? गुप्तचर राज्य पुलिस। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है गेस्तापो से क्या तात्पर्य है, तो आप बताइएगा कि ये गुप्तचर राज्य का पुलिस हुआ करते थे। और SS का मतलब होता है अपराध नियंत्रण पुलिस। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। एवं SD का मतलब होता है सुरक्षा सेवा जैसी नाजी संस्थाओं को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। संपूर्ण जर्मन समाज का नाजीकरण कर दिया गया, यानी नाजी का पार्टी द्वारा सभी को जोड़ दिया गया, है ना। तथा नाजी पार्टी के खिलाफ विचारधारा रखने वाले सभी समूहों को बलपूर्वक खत्म कर दिया गया, सीधा मार करके उसे खलास कर दिया गया। समझ गए? ऐसा बलपूर्वक, है ना। 1933 में यातना शिविर, जहां पे लोगों को यातना किया जाता था, है ना, यातना शिविर स्थापित किए गए, जिनमें हजारों की संख्या में नाजियों के राजनीतिक विरोधियों को बंदी बनाकर रखा गया, लगातार अपमानित किया गया और अक्सर मार डाला गया। इनके अलावा 1939 तक
कम से कम 30,000 से अधिक लोगों को देशद्रोह के नाम पर मृत्यु दंड दे दिया गया। देख रहे हो, यातना शिविर में एकदम एक ठो यातना शिविर मतलब ऐसा होता था जैसे मान लो अब इतना बड़ा सा हाल बना दिया और उस हाल में सभी को जो नाजीवाद कहा जाए यानी हिटलर का जितने भी विरोध करने वाले थे सबको जो है उसमें ले जा करके और मार डाला जाता था, वहां पे यातना सजा दिया जाता था। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूं और ये काम आप खुद कर लेंगे, है ना। ये देखिए कौन सा क्वेश्चन है। हिटलर और नाजी पार्टी ने जर्मनी पर अपनी तानाशाही किस प्रकार स्थापित किया। अभी तुरंत आपने पढ़ा है ना, किस प्रकार स्थापित किया है। देखिए अगला टॉपिक आता है इसका, नाजी शासन के अधीन समाज एवं राज्य, वहां का कैसा समाज होगा। अब देखिए, नाजी शासन के अधीन समाज एवं राज्य। देखिए, नाजी शासन के अंतर्गत संपूर्ण लोक प्रशासनिक सेवा तथा सेना की निष्ठा जर्मन राज्य के प्रति न होकर हिटलर के प्रति होती थी। इसके लिए लोग एक प्रतिज्ञा लेते थे, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को नाजी पार्टी द्वारा स्थापित संस्थाओं का सदस्य बनाना अनिवार्य था, कि सबको सदस्य बनना ही है। न्यायिक व्यवस्था का दमन कर दिया गया, सीधे दबा दिया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया न्याय व्यवस्था का। ठीक है, सभी न्यायकर्ताओं को भी नाजी संगठन का सदस्य बनाना अनिवार्य कर दिया गया। जितने भी सोचो न्यायालय में क्या कहा जाए, जज बैठेंगे, सब बनो, क्या बनो, नाजी पार्टी का सदस्य बनो, नाटक मत करो, है ना, ऐसा। ठीक है, सभी राजनीतिक अपराधी संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से हटाकर नाजी नियंत्रित जन न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप नाजी शासन ने अपने राजनीतिक विरोधियों का तथा कथित विधि सम्मत रूप से सफाया कर दिया। सबका सफाया कर दिया गया, धर के एकदम लाइन से काटना स्टार्ट कर दिया गया। और ना दिखाते हैं अभी इतने लोगों को ये मारा है ना कि मत पूछो। नाजी शासन ने अर्थव्यवस्था को युद्ध अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी थी। नाजी शासन ने क्या बोली, अर्थव्यवस्था को युद्ध अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी थी। इसके तहत भारी उद्योगों को, विशेषकर शस्त्र उद्योगों को बढ़ावा मिला और सभी श्रमिक संगठनों एवं हड़तालों को प्रतिबंधित कर दिया गया तथा सभी श्रमिकों को नाजी मजदूर संघ का सदस्य बनाया गया, जो कि मजदूर संघ न होकर नाजी प्रचार प्रसार का मुख्य साधन था। ठीक है, उसके बाद है रोजगार संवर्धन। रोजगार संवर्धन मतलब होता है रोजगार का वृद्धि कार्यक्रम के तहत सबको रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया। इस परियोजना के तहत विशाल सड़कों का निर्माण, शस्त्र उत्पादन तथा फॉक्सवैगन का कार निर्माण प्रमुख थे। इन प्रयासों से जर्मनी महामंदी के प्रभाव से उबर तो पाया, मगर उसके औद्योगिकरण का मुख्य ध्येय युद्ध था और युद्ध करने पर ही वह अर्थव्यवस्था का कायम रख सकती थी, इसका मानना ऐसा था। ठीक है, देखिए क्या होता है आगे। और अब देखिए, नाजी शासन ने संकीर्ण अर्थात नैरोनेस, संकीर्ण पितृसत्तात्मक विचारों को बढ़ावा दिया, यानी पितृसत्तात्मक विचारों को बढ़ावा दिया और महिलाओं को घर में ही रहने तथा नस्लीय तौर पर शुद्ध बच्चों को जन्म देने के लिए महिमांडित किया कि नहीं, आपको कोई नहीं देखेगा, आप घर में रहो और बिल्कुल एकदम पवित्र बच्चों का जन्म दो। ठीक है, आपके ऊपर किसी का नजर नहीं लगने चाहिए, ऐसा जो है हिटलर का कहना था। नाजी शासन ने कानून बनाकर विश्वविद्यालयों में महिलाओं की संख्या को 10% कर दिया,
जो नाजी शासन से पहले 37% महिलाएं पढ़ा करती थी, उनका 2.5 सब खत्म, नहीं पढ़ेंगे महिलाएं, घर में रहेंगे। ठीक है। नाजी शासन ने सभी कला एवं साहित्य के काम को जो उनके विचारों से प्रतिकूल थे उन्हें तत्काल क्या कर दिया, तत्काल प्रतिबंधित कर दिया। नाजी शासन में पत्रकारिता पूर्ण रूप से नाजी सरकार द्वारा नियंत्रित होता था। जब नाजी सरकार कहेगा पेपर छापो, पत्रिका निकालो, तो निकालेगा, नहीं तो ऐसे नहीं निकालेगा। अगर ऐसे निकाल दिया तो क्या होगा, मार दिया जाएगा। यहूदी को जैसे मारा है ना, वैसे ही मार दिया जाएगा। ठीक है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में नाजियों ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जर्मन इतिहास का महिमंडन किया गया तथा विज्ञान में नस्लीय विज्ञान को प्रमुखता से बढ़ाया जाने लगा। साथ ही सभी यहूदियों को अध्यापन कार्य से मुक्त कर दिया कि अब इस कॉलेज में कोई यहूदी नहीं पढ़ेगा, ये विरोधी हैं, है ना। ऐसा देखो। अब आते हैं यहूदियों व अन्य का नरसंहार कर दिया, माने यहूदियों को मारा गया। अब देखिए इसमें क्या होता है। मध्यकाल से ही यूरोप के कई देशों में यहूदी विरोधी मानसिकता पाई जाती थी, लेकिन हिटलर ने इस मानसिकता का उपयोग जर्मन लोगों को उनके खिलाफ एक होकर खड़े करने के लिए किया और यह प्रचार किया कि यहूदी नस्ल ही खराब है, यहूदी का जो नस्ल है ना वो लोग ही खराब हैं और जर्मनी की सभी समस्याओं का कारण है यहूदी विरोधी विचारों ने नाजी शासन के दौरान विभत्स रूप धारण कर लिया, यानी घृणा का रूप धारण कर लिया। सितंबर 1935 में यहूदियों की नागरिकता समाप्त कर दी गई। कहां से, जर्मनी से। यहूदियों एवं जर्मन के बीच विवाह पर पाबंदी लगा दी कि नहीं, यहूदी लोगों का जर्मन लोगों के बीच में शादी नहीं हो सकता, अब पाबंदी लग गई, है ना। एवं इसे जो है अपराध घोषित कर दिया गया। अगर कोई इससे शादी करता है तो अपराध है, अपराध घोषित कर दिया गया तथा उन पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। यहूदियों की संपत्ति की जब्ती एवं बिक्री, सरकारी सेवा से निकालना, यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार। 9-10 नवंबर 1938 में एक भयानक सुनियोजित कार्यक्रम में पूरी जर्मनी के यहूदियों की संपत्ति, घरों एवं प्रार्थना घरों को तहस नहस कर दिया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहते हैं। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में, है ना, कि नाम से जाना जाता है। 1939 के पश्चात सभी यहूदियों को विशिष्ट पहचान हेतु चिन्हित किया जाने लगा तथा उन्हें जबरदस्ती घेंटो बस्ती में, एक घेंटो बस्ती नाम था, स्थानांतरित कर दिया गया। उनकी सारी संपत्ति छीन ली गई और घेंटो बस्ती में भेज दिया गया। ठीक है। पूरे जर्मन इलाकों में लगभग 42,500 यातना शिविर बनाए गए थे। कितने? 42,500 यातना शिविर बनाए गए थे। देख रहे हो यातना शिविर में कैसे लोग हैं, भेड़ बकरी टाइप का है। ये देखो, ये लोग हैं आदमी, देखो क्या ये इंसानों का हालात होगा ये। ठीक है। हिटलर ने घोषणा की कि यूरोप के सभी यहूदियों को अंततः मार डाला जाएगा। घेंटो बस्तियों के बाद यहूदियों को यातना गृहों में भेज दिया गया, है ना, जहां उन्हें गुलामों जैसे काम करना पड़ा और 1941 और 1945 के बीच उन्हें सुनियोजित तरीके से गैस चेंबर में मार डाला गया। सीधे सीधे लोग को गैस यहाँ पे जो है डाल करके, यानी
ये रासायनिक गैसों का जो है विस्फोट करके छोड़ करके और सभी को मार डाला गया। हजारों यहूदियों को नंगा करके कमरों में बंद कर दिया गया और कमरों में विषैली गैस छोड़ दी गई, जिससे सारे कैदी कुछ ही मिनटों में मारे गए। सोचो कितना ये अंदर से हिला देने वाली घटना है। क्या करोगे, उस समय का ऐसा संस्कृति था। इस प्रकार 15 लाख बच्चों सहित 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। कितना ज्यादा है। जहां भी जर्मनी सेनाओं ने कब्जा किया वहां 161 के यहूदियों को अलग यातना शिविरों में भेज दिया गया और अंत में उन्हें विषैले गैसों के माध्यम से मार डाला गया। देख रहे हैं, पूरे लोगों को मार डाला गया। यहूदियों के अतिरिक्त 50 लाख जो है पुलिस देश, रूसियों और खानाबदोशी जिप्सियों, शारीरिक व मानसिक रूप से अपंग लोगों को नाजी शासन ने यह कह के मार डाला कि उनके कारण जर्मन नस्ल ही खराब हो जाएंगी, इनको भी मारो, अपंग बच्चे पैदा होने लगेंगे, है ना। और इस पूरे नरसंहार कार्यक्रम को होलोकास्ट नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ये होलोकास्ट इंपॉर्टेंट है ना, नाम से जाना जाता है। नस्लवाद के माध्यम से विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति घृणा उत्पन्न करने का यह परिणाम था। ठीक है, ये है आपका नाजीवाद का व्यवस्था। तो बस आज हम यहीं तक बात को रोकते हैं, बाकी अगले दिन अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे। तब तक आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन को हल करें। ये क्वेश्चन है आपका, नस्लवाद के विचार में ऐसा क्या था कि उसने जर्मन लोगों में दूसरे लोगों के प्रति इस कदर अमानवीय व्यवहार को उकसा दिया। ये ठीक है, और बाकी बस इतना ही। और ये क्वेश्चन करने के बाद आप जो है व्हाट्सएप करिए। ठीक है, तो चलिए, ओके, ठीक है, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।